नमस्कार बंधु, नमस्कार। मैं नीरज नयन आज पुनः बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर देश की विदुषी महिला आदरणीय मृदुला सिन्हा जी के साथ मैं उपस्थित हूँ। हमारी दूसरी मेहमान अलका जी हैं, जो कवित्री हैं, साहित्यकार हैं और दूरदर्शन से भी जिनका जुड़ाव है। ऐसी महान मातृशक्ति के साथ मैं आज परिचर्चा करने वाला हूं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है। गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर गांधी के यश में बिहार का योगदान। कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में हम देखते हैं कि क्या क्या घटनाक्रम, स्थान, ये सब मायने रखता है, तो हम कह सकते हैं कि बिहार का महत्व भी उतना ही रहा गांधी के यश में, जो उन्हें ऊपर तक लेकर गया। यूं कहें तो उस समय हमारा देश गुलामी की दंश को झेल रहा था। चारों तरफ अराजकता, चारों तरफ आंदोलन, देश भयावह स्थिति से गुजर रहा था और ऐसी स्थिति में आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। धरा जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, महामानव चला आता। निश्चित रूप से महात्मा गांधी जब बिहार की धरती पर आए, चंपारण आए, तो वहां से वो एक महामानव बनकर उभरे। मैं आज अपने इस परिचर्चा में माननीय मृदुला सिन्हा जी को उपस्थित पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सीधे सीधे हम आपसे जानना चाहते हैं कि माननीय आप बताएं कि बिहार आगमन से पूर्व क्या देश में गांधी की लोकप्रियता उतनी ही थी जो बिहार आने के बाद हुई? संस्था का नाम ही बहुत आकर्षित करता है, बिहार स्वाभिमान आंदोलन। अब जब हम बिहार के बारे में, बिहार और गांधी को जोड़कर जो बातें करेंगे, अपने इतिहास को स्मरण करेंगे, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर ऐसी स्थिति आ गई कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन करने की आवश्यकता पड़। और समय समय पर संस्कृति में भी गिरावट आती है, फिर कोई उठ खड़ा होता है, फिर कोई संस्था उठ खड़ी होती है और इस तरह बिहार की, पूरे भारतवर्ष की संस्कृति और बिहार की संस्कृति भी जीवित हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अलका जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पिछली बार मैं नहीं आ सकी, तो आज अच्छा किया आज आपने रखा। कल का मेरा 5 प्रोग्राम, कल तो हालत खराब होने वाली है। लेकिन एक खुशी की बात है कि हर बार गांधी को विभिन्न प्रकार से स्मरण करना है, जो हमारे घर में हमेशा होते हैं, स्मरण हम लोग करते रहते हैं। तो विषय ही रखा है गांधी के यश में बिहार का योगदान। इसको उल्टा भी किया जा सकता है, बिहार के यश में गांधी का योगदान। कभी इस विषय को भी रखा जाएगा कि कोई बिहार को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है, जब यहाँ से शुरुआत करते हैं नील का रंग, और बिहार के चंपारण के बारे में जब लिखते हैं, चंपारण पहुंचते हैं, तो वो लिखते हैं कि ये जनक की भूमि, और वो ये स्वीकार करते हैं कि मैं चंपारण का नाम नहीं सुना। ये जो सत्य के प्रयोग है, जो पुस्तक है, वो जिन्होंने सत्य को अपनाया है, उसी सत्य को लिखा भी। हम लोग यदि लिखेंगे तो हो सकता है, मैं लिखती तो शायद मैं कहती, ये नहीं स्वीकार करती कि मैंने चंपारण का नाम ही नहीं सुना। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे हर बात को स्वीकार जैसे सत्य के प्रयोग में किया है, ये भी कि चंपारण का नाम मैं नहीं जानता था, नहीं सुना था। तो किस तरह से
एक बिहार की जो समस्या बनी हुई थी, तिलकठवा नीलहे लोग जो आतंक उनके ऊपर करते थे, तो जब धीरे धीरे गांधी का नाम होने लगा, बहुत सारे कार्यक्रम में वो जाने लगे, तो एक चंपारण का आदमी की ये पहचान लेने वाला, गांधी की योग्यता को जानने वाला, गांधी की संवेदनशीलता को जानने वाला, गांधी के गरीबों के प्रति प्रेम जानने वाला ऐसा व्यक्ति हमारे ब्रजकिशोर बाबू, वो लिखते हैं कि वो तो उनके पीछे ही पड़ गए, जहाँ कहीं जाते थे वो वहां मौजूद हो जाते थे और कहते थे आप चंपारण चलिए, आप चंपारण चलिए। और अंततः वो जब कलकत्ता में आए तो वहां भी वो पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आप चंपारण चलिए। तो पटना से होकर उनको पहले मुजफ्फरपुर में ठहराया गया। मुजफ्फरपुर में भी यदि हम अपने इतिहास को याद करते हैं तो उस समय मुजफ्फरपुर में मलकानी जी भी थे, प्रोफेसर थे उस समय, जिनके यहाँ इनको ठहराया गया, वो अभी नाम भूल रहे हैं। तो ऐसे एक से एक वहाँ प्रोफेसर भी थे। और लंगर सिंह कॉलेज में हमने तो पढ़ा सुना है कि जो गाड़ी होती थी उसमें उनको बैठा के खींच के उनको विद्यार्थी गण ले गए। ये सब घटनाएं हैं उनके जीवन की, जो हम लोगों को, मुजफ्फरपुर वालों को भी बहुत उस पर गौरव होता है। और हम कहते हैं हमारे गांधी जी यहाँ आए, पहले यहाँ आए, इससे मिले, इसकी सारी कथाएं होती। लेकिन क्या उन्हें कैसे खींच के ले गया और कैसे गांधी के जीवन में जो सामाजिक कार्य करने की जो प्रवृत्ति बढ़ गई, वो तो थी, वो तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी किया, लेकिन और उसके कैसे घनिष्ठ हो गए, कैसे चले गए, वो वहां की परिस्थिति, चंपारण को श्रेय जाता है। और श्रेय क्या जाता है, कभी कभी हम कहते हैं बड़े आदमी का नाम लेते हैं, बड़ी चीज की बात करते हैं, तब कहते हैं श्रेय जाता है, लेकिन नहीं, वहां की गरीबी थी, वहां के जीवन में गंदगी थी, वहां लोग पढ़े लिखे नहीं थे, महिलाओं के शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं होता था, बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं होता था, लेकिन उसमें से गांधी कुछ न कुछ निकालते रहे। तो सबसे पहले चंपारण जब पहुंचे, मुजफ्फरपुर में रुके, उसके बाद चंपारण गए, तो उनको कहीं ठहराया गया जिस घर में, वो घर उन्होंने लिखा है कि धर्मशाला हो गया, लोग देखने आने लगे। गांधी का तब इतना नाम बिहार तक नहीं पहुंचा था, जो पढ़े लिखे लोग थे जो जानते थे आंदोलन हो रहा था, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आम लोग भी जानने लगे, समाचार पत्रों में देखने लगे। तो इस प्रकार से तिनकठिया के आंदोलन के बारे में उनको सब, आंदोलन तो तब खड़ा हुआ नहीं था, दुख अपना अपना रोना रोया लोगों ने कि हम 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा की उपज जो है उसमें हमको नील उपजाना ही पड़ता है, और हम गरीब लोग हैं और इससे हमारी परिवार हमारा नहीं चलता। इससे बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के बाद फिर सोचने लगे जो क्या करना चाहिए। तो उनके मन में ये बात आई, जो लोगों ने हमें, सब लोगों ने, ब्रिज बिहारी बाबू ने भी और सब लोगों ने जो बताया, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं देखूंगा, पहले मैं गांव में घूमूंगा, और सचमुच यदि कोई आंदोलन करना चाहता है तो उसकी परिस्थिति से परिचय होना बहुत आवश्यक होता है। बिना परिस्थिति से परिचय होने, उस इलाके की परिस्थिति, वहाँ के स्त्री पुरुषों की परिस्थिति, वहाँ की शिक्षा की परिस्थिति, और पूरे संपूर्णता में यदि उस विषय को नहीं देखेगा तो आंदोलन सफल नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा, और कमिश्नर से जाकर वो मिले और बोले कि हम ये करेंगे, यहाँ सब देखना चाहता हूँ, मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। पहले तो बहुत घबराया और कहा कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये भी कहा कि आप तो परदेसी हैं, तो हम कैसे आपको, लेकिन फिर वो मान गया क्योंकि इनकी विनम्रता से झुक गया। इन्होंने स्वयं लिखा है कि उसके साथ मीठे व्यवहार, मीठे वचन बोलने के बाद उसने ये अनुमति दे दी, और यह अनुमति अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा धन हो गया। वो घूमना शुरू किए, गांव गांव में घूमना शुरू किए, महिलाओं से, पुरुषों से, महिलाएं तो पर्दे में रहती थी, और वहां की दशा देखना शुरू किया। और धीरे 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 इसके लिए लोग इकट्ठे होने, लोगों को लगा कि नहीं, ये तिनकठुआ कानून को हटा देंगे तो हम लोग तो बड़े सुखी हो जाएंगे। बहुत लोग इनके साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद फिर सरकार को समय समय पर जानकारी मिलती थी, और सरकार कहीं न कहीं इनको
इनको बार बार सरकार की तरफ से सूचना मिलती थी, अब आप चले जाइए, अब हो गया आपका अध्ययन हो गया। इन्होंने कहा नहीं, और ये इनको फिर छोड़ा जाता था। फिर अध्ययन काफी समय लगा। ये थोड़े दिन के लिए आए थे, इन्होंने सोचा था 2-4 दिन ठहरूंगा, और महीनों वहां ठहर गए। कैसा बिहार का बंधन है, जिसमें जो आता है, हमारे यहाँ राम जब विवाह करने आए थे तो आज तक महिलाएं गाती हैं, और वो कहती हैं, ऐसन छोरी ससुराल कहाँ जइबै सरकार, दुल्हा रही जइयो मिथिला नगरिया में। आज तक कहती है कि राम को जो यहीं आप रह जाएंगे, कहीं मत जाएंगे। तो गांधी भी जितने समय के लिए आए थे, ज्यादा समय तक रह गए, और उसके बाद जब दाखिल हुआ, मुकदमा भी दाखिल हुआ, उसके बाद और सब काम देखने लगे। और उसी बीच उन्होंने स्वयं लिखा है कि अहिंसा का पाठ जो मुझे मिला, और सत्य का दर्शन हो, कोई चालबाजी नहीं, जैसा भीतर वैसा बाहर। तो अहिंसा का पाठ जिसके लिए वो जाने जाते हैं, सत्य का प्रयोग जिसके लिए जाने जाते हैं, सत्य का प्रयोग ही उन्होंने किताब का ही नाम लिख दिया। और सत्य से उनकी कैसी घनिष्ठता थी, आस्था थी, किस तरह हृदय में सत्य समाया हुआ था। तो उन्होंने ये चंपारण को श्रेय दिया कि वहां उनको, उन्हीं की पुस्तक की बात मैं कह रही हूँ, कि अहिंसा के माध्यम से भी हम किसी को दिगा सकते थे। हम वो चीज उन्होंने वहां उनको प्राप्त हुआ, और कुछ दिन के बाद जाकर सब कामों में लग गए। लेकिन देखते देखते गांव में जब ये घूमने लगे, तो इन्होंने कहा है कि वहां गंदगी बहुत थी, अशिक्षा थी, बच्चे बहुत गंदी तरीके से रहते थे, महिलाओं के शरीर पर वस्त्र पूरा नहीं होता था। वो सब देखकर इनको बहुत दुख हुआ, और मुकदमा चल ही रहा था। तो इसी बीच में ये खबर आ गई कि मान लिया गया है, जो इन्होंने मुकदमा किया था कि नीलहा जो है वो खत्म होना चाहिए कानून, तो ये खत्म कर दिया गया, इसकी सूचना आ गई। तो ये बहुत खुश हुए। और जैसा इनके यहाँ इन्होंने जो शीर्षक सब दिया है अपने किताब में, तो उसमें नीला रंग, जहाँ प्रवेश करते हैं वहां नीला रंग था, और 4-5 अध्याय के बाद फिर लिखा है उजला रंग या उजला, ऐसा लिखा है। तो इस तरह से उनको लगा कि वो नीला रंग का जो धब्बा था, उसको हटाने में इन्होंने स्वीकार किया है कि केवल और केवल मेरी क्षमता नहीं थी। और चंपारण के लोगों के बारे में इन्होंने इतनी बड़ाई की है, इतना कहा है उनके बारे में, एक जगह बहुत कुछ कहा है। और उसमें ऐसा है कि वो कितना गुण है बिहार के लोगों में, चंपारण के लोगों में, काफी कहा इन्होंने। और अंत में ये कहते हैं कि इन्हीं के कारण मैं तो इनके साथ संबंध में बंध गया, मैं इनसे अब अलग नहीं हो सकता। ऐसी बात है, इस तरह से बांध के रखा है इन्होंने। कहाँ है वो? हाँ, वो माननीय, मैं अब अलका जी के पास आना चाहता हूँ। मैं फिर से आपके पास आऊंगा। मेरी बात समाप्त करने दीजिए 1 मिनट। क्या बीच में भी बोलेंगे? हाँ जी, बोलिए। कैसे आपकी प्रक्रिया कैसे है? बोलने मतलब दोनों साथ बोलेंगे? जी हाँ, दोनों। फिर मैं आपके पास आऊंगा अगले प्रश्न के साथ। नहीं, अभी आपने प्रश्न तो पूछा नहीं है ना। चलिए बताना चाहिए फिर। चलिए जी, मैंने प्रश्न किया था जी, बिहार आगमन से पूर्व क्या देश में गांधी की लोकप्रियता वैसी ही थी जैसे बिहार आने के बाद? बीच में कहा, हाँ, बीच में कहा कि वो लोकप्रियता नहीं थी, लोग जानते नहीं थे। जी, तो मेरा यही सवाल था पहले आपसे। कुछ सवाल है हमारे जो मैं बारी बारी से दोनों लोगों से मैं जानना चाहूंगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए अलका जी के पास आना चाहता हूं। जिस तरह से माननीय ने बताया कि मुजफ्फरपुर आने के बाद वो चंपारण गए, मुजफ्फरपुर में उन्होंने बताया कि बहुत लोगों से उनकी मुलाकात हुई। जहां तक मुझे भी इतिहास के पन्नों से याद आता है कि पहली बार
राजेंद्र प्रसाद जी से गांधी जी यहीं मिले थे, मुजफ्फरपुर में मिले थे। बिहार आगमन पर ही आचार्य कृपलानी से उनकी मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, मजरूल हक साहब से भी, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे हस्ती से भी उनकी मुलाकात मुजफ्फरपुर में हुई थी। तो जब व्यक्ति एक बड़े व्यक्तित्व से मिलता है तो वहां से एक नई सिलसिला आंदोलन की शुरू हो जाती है, जो बिहार में आकर गांधी ने शुरू किया था। उन्हें आभास भी नहीं था कि हम जाएंगे तो इतने इतने अच्छे लोग हमसे जुड़ेंगे और हम इस संघर्ष को आगे ले जाएंगे। श्वेता, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। कुछ कारणवश मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं अलका जी से जानना चाहूंगा, क्या बिहार ने ही सही अर्थों में गांधी को पहचान दी? देखिए, जैसा कि मृदुला जी ने भी कहा है कि जो गांधी थे, आपका जो ये आज का जो हमारा विषय है कि गांधी के यश में बिहार का योगदान और बिहार के यश में गांधी का योगदान। तो अगर हम बात थोड़ा और पीछे से अगर हम करते हैं तो उसमें ये वाली बात आती है कि 1893 में जब गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पे जो भारतीयों की स्थिति थी उसको लेकर के जब उनको लोगों ने बुलाया था, तो वहां पे कहा जाता है कि एक जगह कोट है कि वो अनवांटेड विजिटर थे। अनवांटेड विजिटर मतलब अवांछित आगंतुक, है ना। तो उस समय उनकी वहां पे उन्हें कोई जानता नहीं था। लेकिन उसी में अगर हम ये देखें कि 20 साल बाद, माने 1893 से लेकर के 1913 तक जब वो अफ्रीका में रहे, तो 1913 में ये कहा जाता है कि जब उस समय जब उन्होंने ऐतिहासिक मार्च अपना निकाला था, तो उसमें लगभग 2000 से अधिक पुरुष थे, उसमें लगभग 130 महिलाएं थी और 57 बच्चे थे। तो ये जो व्यक्ति अनवांछित आगंतुक था और अपने 20 साल के उसमें इसने इतना बड़ा अफ्रीका में जो एक उसने आंदोलन खड़ा किया और जो लोग उनके पीछे चल पड़े, तो उस व्यक्ति में टीम की जो भावना होती है, ये सब चीजें तो थी ही। और जब वो पटना भी आए, जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा है कि जब वो पटना भी आए और वहां पे उस समय बांकीपुरा था वो, तो वहां पर भी राजकुमार शुक्ल जी, बस वो उनको जब लेकर के आए, तो उस समय उन्हें यहाँ पे क्योंकि अफ्रीका से वो 1913 में आए, 14 में आए थे। उसके बाद फिर वो 1 वर्ष तक घूमे, पूरा भारत भ्रमण उन्होंने किया और तब जाकर के जो पहला उनको एक तरह से देखा जाए कि एक बिहार का भी सौभाग्य था और निसंदेह गांधी जी का भी ये सौभाग्य था कि मोहनदास करमचंद गांधी को बापू, महात्मा और जो भी उनकी आगे की यात्रा थी वो बिहार ने, और बिहार भी चंपारण ने उनको, जब ये राजकुमार शुक्ल जी जब रास्ते में उनको महात्मा गांधी जी को बताते हैं कि क्योंकि चंपारण, जैसा कि अभी मैडम ने भी कहा कि चंपारण बिल्कुल उनके लिए अनभिज्ञ था, वो नहीं जानते थे कि बिहार के उत्तरी छोर में एक बसा हुआ है और यहाँ पे चंपारण की भूमि अपने आप में इतनी, बिहार हम लोग के स्वाभिमान आंदोलन, बहुत अच्छा है कि स्वाभिमान आंदोलन ये जो चल पड़ा है, हम लोग अपना स्वाभिमान खुद ही हम भूल जाते हैं, इतिहास भूल जाते हैं। जैसा कि मैडम ने भी कहा कि वो जनक की भूमि रही थी, वाल्मीकि वहां पे बेतिया की जब हम बात करें, वहां वाल्मीकि नगर है, ध्रुव की वो भूमि रही है। और जब भगवान बुद्ध वैशाली से जब कुशीनगर जा रहे थे, वो भी वहां पे ठहरे थे। तो इतनी सारी समृद्धि को लिए हुए चंपारण ने, और उसमें वो नील की खेती, और उसको लेकर के फिर ये जब राजकुमार शुक्ल जी उनको लेकर के आए, और जैसा कि आपने भी कहा कि मुजफ्फरपुर में उनका ठहरना हुआ था, और उसके बाद फिर वो चंपारण गए। तो जो वहां के लोग थे, निसंदेह, और बिहार के लोगों में एक सबसे बड़ी जो मुझे खूबी नजर आती है, और ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो भारत का जो चित्त है, भारत का जो मानस है, बिल्कुल वो बिहार का मानस है।
मतलब भारत अपने यहाँ उसका युवा हो, उसकी शक्ति हो, अपने यहाँ भले ही उसका बहुत ज्यादा हम उस प्रतिभा का सम्मान न कर पाए, लेकिन जब वो प्रतिभा कहीं बाहर जाती है तो निसंदेह वो पूरी तरह से सम्मानित होती है। बिहार का भी जो मानस है, बिहार का जो चित्त है, बिहार का जो जन है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अपने अतिथि को, उस समय गांधी जी आए थे, उनके साथ सिर्फ राजकुमार शुक्ल जी थे। जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचे तो राजेंद्र बाबू से मुलाकात हुई, बृज किशोर प्रसाद जी से उनका उनकी पहचान हुई, सारी चीजें हुई। लेकिन उस समय उसके बाद गांधी जी के लिए भी ये बिल्कुल एक नया प्रयोग था और उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर हमें कोई भी आंदोलन करना है या किसी तरह की इस तरह की अगर मुहिम चलानी है तो उसमें गांव के, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई चीज टिकाऊ चीज कोई बनाना चाहते हैं या वो चीज जो दूर तक जाए, उसके लिए जरूरी है कि चीजों को बहुत धीरे धीरे काम करना। और फिर उन्होंने पूरे गांव को लेकर के, उस गांव को पढ़ा, पहले गांव को देखा, या जहां हमें काम करना है उसकी एक एक चीज पर आपकी बारीक नजर होनी चाहिए। और उसको लेकर के गांधी जी के लिए भी ये चीज नया था और बिहार के लिए भी था कि अब किस तरह से हो पाएगा, जबकि वो 3 वर्ष से उसमें ये शुक्ल जी मेहनत कर रहे थे, उनकी परिश्रम थी 3 वर्षों से। फिर जब वो लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में मिले गांधी जी से, तब जब उन्होंने उनसे अनुरोध किया आने के लिए, तब, और वो जैसा कि मैडम ने भी कहा कि वो तो सोच रहे होंगे कि 3-4 दिन में आएंगे। जी हाँ, उस समय भी गांधी ने अनमने ढंग से कह दिया था कि मैं आऊंगा, अनमने ढंग से बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप आध्यात्म की तरफ भी चलें या अपना जो मानस, जो भारत की जो संस्कृति रही है, उसमें भी ये होती है कि कई बार नियति जो है वो आपको चुन लेती है। मतलब आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, उससे पहले वो अफ्रीका में उनका बहुत नाम हुआ था, भारत में भी इसी के चलते गांधी जी को जाना जा रहा था, तो बहुत नाम हुआ था। लेकिन हम अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो गांधी को हमने नहीं चुना था, गांधी को नियति ने चुना था। और चंपारण जो उनकी कर्म भूमि बनी और जिसने उनको गांधी बनाया, क्योंकि बिहार तो बहुत पहले से था, बिहार तो हजारों बिहार की तो अपनी वो रही है, वो भूमि अपनी रही है, लेकिन उस पावन भूमि का भी अपना एक, उसको अपने महात्मा का इंतजार था, अपने महात्मा की प्रतीक्षा थी। तो जब वो महात्मा वहां पे आए, वो जन जन से जुड़े, जन मन से जुड़े, तो निश्चित रूप से जब गांधी जी वापस जाने लगे, मतलब 2-3 महीने बाद, हम कहें कि जब 11 अक्टूबर भी बड़ा जयप्रकाश बाबू का भी उस दिन जन्मदिन है, तो जब 11 अक्टूबर को वो वापस जब वो जाने लगे, यहाँ मोतिहारी से जब बेतिया जाने लगे, तो उस समय जिस अतिथि को लेने के लिए स्टेशन पर कोई नहीं आया था, बस शुक्ल जी थे, उनको छोड़ने के लिए करीब करीब 4000 लोग वहां पे थे। ये बात वहां जो उनकी डायरी में, मतलब जो ये सरकारी उसमें दर्ज है कि करीब करीब 4000 लोग, वृद्ध, पुरुष, महिला, और जहां गए वहीं उन्होंने एक तरह से वो धर्मशाला ही बन गया, लोगों का मिलना जुलना, आना, अपनी समस्याओं को कहना, क्योंकि उनको उनमें एक किरण दिखी थी कि ये गांधी जो है, ये हमारी हर समस्या का समाधान कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये तो भारत की भूमि है, और ये जो यश का जो श्री गणेश हुआ, अगर हम ये कहें, तो वो निसंदेह चंपारण की धरती से ही हुआ था। और इसके लिए चंपारण बहुत अच्छा, मैं यही आपसे जानना चाहता था, आपने विस्तार से बताया है। मैं माननीय के पास फिर से आना चाहता हूं। माननीय, आपके लिए यह प्रश्न है कि क्या चंपारण सत्याग्रह गांधी के लिए ही नहीं बल्कि देश के भाग्य निर्माण के लिए भी दिशा सूचक सत्याग्रह था? क्या चंपारण सत्याग्रह गांधी के लिए ही नहीं बल्कि देश के भाग्य निर्माण के लिए भी दिशा सूचक सत्याग्रह था? नहीं सुन पा रही हैं आप? अलका जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। तो इस पे प्रकाश डालिए। मानिया से फिर हम पूछ लेंगे, फिर से वो जुड़ रही हैं। जो जाता है वो दिक्कत कर जाता है, वो जवाब देंगी, शायद देंगे। हाँ, कुछ फोन आ गया था। अच्छा, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है ना।
इनका डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये आपने जो सत्याग्रह की बात कही, तो हाँ, उसमें ये वाली बात है कि जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, तो गांधी जी का ये मानना था। हाँ, मैडम जुड़ गई हैं। हाँ नहीं, वो कुछ गड़बड़ हो गया था। जी, हाँ, मैं हाँ, आपसे प्रश्न, मैडम जुड़ गए। जी हाँ, प्रश्न ये था, क्या चंपारण सत्याग्रह गांधी के लिए ही नहीं बल्कि देश के भाग्य निर्माण के लिए भी दिशा सूचक सत्याग्रह था? बोलिए। फिर से बोलिएगा जरा, फिर से बोलिए। क्या चंपारण सत्याग्रह गांधी के लिए ही नहीं बल्कि देश के भाग्य निर्माण के लिए भी दिशा सूचक सत्याग्रह था? बिल्कुल, क्योंकि वहां से जो सत्याग्रह शुरू हुआ, उसकी शिक्षा या उस तरह से और सब जगह करने का, विभिन्न विषयों पे गांधी तो लेके गए, वहां से उनको यश मिला। लेकिन बिहार में भी, भारत में भी ये जो कॉन्फिडेंस आता है जनता को, जब ये विश्वास हो जाता है कि हम थोड़ी मेहनत करके, आंदोलन करके कुछ कर सकते हैं। अब इसकी जब खबर फैल गई, इसकी साधारण बात नहीं थी नीलों को हटाना, तो नीलों को हटा करके उस कानून को खत्म करके, तो इनका आत्मविश्वास बिहार के लिए भी बढ़ा। और जब आंदोलन वहां शुरू हुआ, जैसे राजेंद्र बाबू वहां थे, ही सब लोग थे, सब उस समय जुड़े थे और सब देख रहे थे, गांधी को सबने देखा, जाते आते रहे। तो सबके जो नेता था, यहाँ एक बहुत बड़ा नेतृत्व का भी निर्माण हुआ। यहाँ के नेता में भी बहुत आत्मविश्वास आया और सबसे ज्यादा जनता में आत्मविश्वास आया। तो धीरे धीरे इन आंदोलन को आगे बढ़ाने का, सत्याग्रह करने का और सत्य के आधार पर आग्रह उनका था। ऐसा नहीं, ऐसे ये तो अब हम सब लोग जानते हैं कि अहिंसक आंदोलन था। तो इसके ओर लोग जो जानते थे कि इतिहास में मारपीट की है, बहुत सी लड़ाइयां हुई है, लेकिन ये लड़ाई गांधी के अनुसार अहिंसक होगी। और उन्होंने चंपारण में इसको स्वीकार किया कि ये अहिंसा है, अहिंसा की विजय हुई है। उन्होंने इसको, और सत्य का ये दर्शन हुआ। तो इस आधार पर यदि सारे हिंदुस्तान में और बिहार में खास करके ये आंदोलन चला है, तो बिहार के लोगों में भी वह आत्मविश्वास आया कि हम इसको और आगे अपने नेताओं के साथ बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। अलका जी, क्या राजकुमार शुक्ल न होते तो गांधी नहीं होते, ऐसा लोग कहते हैं, कितना सहमत हैं आप? देखिए, पूर्णतः तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि बात ये होती है कि किसी व्यक्ति का जो उसकी अपनी जो डेस्टिनी होती है, वो तो ये मानेंगे कि वो पहले से ही, अगर हम हिंदू परंपरा के अनुसार जाए, भारतीय परंपरा के अनुसार जाए, तो उसमें ये होती है कि आपकी जो नियति होती है वो तय होती है। आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, प्रकृति आपसे क्या करवाना चाहती है, और वो जो करवाना चाहती है वो करवा लेती है। अब वो चाहे शुक्ल जी के माध्यम से करवाना चाहे या किसी अन्य के माध्यम से करवाना चाहे, तो ये एक कड़ी होती है, ये सिलसिला होता है। अगर जैसे जब वो गोखले से मिले, तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप पहले सब जगह घूमिए, भारत को देखिए और उन चीजों को समझिए कि भारत का मानस क्या है, भारत का मस्तिष्क क्या है, उसका मन क्या है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लोगों को नहीं, जैसे होता है ना कि मैंने एक जगह लिखा था, एक शेर बड़ा अच्छा है कि पन्ने पलट पलट के हासिल न कुछ हुआ, चेहरे पढ़े तो रास्ते आसान हो गए। अगर आपको चेहरों को पढ़ना आता है, अगर आप चीजों को समझ सकते हैं, अगर आप कीन ऑब्जर्वर होते हैं, तो और प्रकृति ये जानती है कि किसको कहाँ कब कैसे, और वो एक सिलसिला होता है। जैसे हम आपसे जुड़े हैं या हम मैडम से जुड़े हैं, तो ये जो जुड़ाव होता है ये हम नहीं जुड़े हैं। उसी तरह से ये है कि राजकुमार शुक्ल जी नहीं होते, निश्चित रूप से अभी तो राजकुमार शुक्ल जी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वो नहीं होते तो गांधी नहीं होते। क्योंकि अगर गांधी को महात्मा बनना था, गांधी को अगर राष्ट्रपिता बापू बनना था, तो उसके लिए नियति ने, प्रकृति ने उस चीज को तैयार कर दिया था। हाँ, वो उसके एक निमित्त मात्र बने, उनसे उनका मेल हुआ, उनसे उनकी भेंट हुई, अनमने ढंग से ही गांधी जी ने कहा कि हाँ आऊंगा, क्योंकि मुझे कलकत्ता आना है। जब वो कलकत्ता आए, वहां पे
तब इनको कुछ बीच में ना टेलीग्राफिक कुछ दिक्कत आ गई थी, वो उनको संदेश नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी देखिए ये नियति जो तय करती है। फिर शुक्ल जी जो है सो अपने मतलब कोलकाता गए। कलकत्ता जाने के बाद फिर उन्होंने देखा कि अच्छा गांधी जी आए हुए हैं। फिर गांधी जी से कहा उन्होंने कि आपने कहा था लखनऊ वाले अधिवेशन में कि मैं चंपारण आऊंगा। तो ये कड़ी टूटी, फिर जुड़ी और फिर गांधी का चंपारण आना हुआ। तो गांधी को गांधी बनना था, उसमें शुक्ल जी का भी शुक्ल जी का निश्चित रूप से अगर हम एक तरह से देखें तो बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन गांधी को अगर गांधी बनना था तो वो चाहे कोई भी होते, गांधी गांधी जरूर बनते। निश्चित तौर पर बिहार की धरती ने गांधी को महात्मा बना दिया। राजकुमार शुक्ल के जिद ने उन्हें बिहार बुला दिया और उस समय की जो परिस्थिति थी, किसानों के जो दशा थी, उसको देखने के लिए गांधी बिहार आए, चंपारण आए और यहाँ से महात्मा बनकर उभरे। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मृदुला सिन्हा जी से, क्या ब्रिटिश उत्पीड़न ने ही गांधी को बिहार आने के लिए विवश किया था, जबकि देश में और जगह भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। हर प्रांत के लोग व्याकुल थे, बेचैन थे और बिहार ने उनको अपने तरफ आकर्षित किया। हाँ, यहाँ के उत्पीड़न ने, ब्रिटिश उत्पीड़न ने उन्हें आमंत्रित किया। तो हम कह सकते हैं कि बिहार ने ही उनको समग्रता देने में, उनको ऊंचाई देने में बुलावा दिया था। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही कहा कि बिहार का जो श्रेय है, बिहार उनके यश में वृद्धि करने का, तो बहुत कुछ जो और जगह वो नहीं कर पाए थे, साउथ अफ्रीका में या दूसरे प्रांतों में, वो सब आकर वहां उनको वो दुनिया देखी उन्होंने। वैसी दुनिया नहीं देखी थी, वैसा जिला नहीं देखा था। और वैसा जिला, जैसा अलका भी कह रही थी, वैसी सूरत देखे बिना उनके लिए काम करना ये बहुत मुश्किल होता है। आदमी जब चेहरे पर देखता है, आपको देखा, इसीलिए गांधी ने जब गांधी के साथ वो आई, क्या कहते हैं, भगिनी निवेदिता जब यहाँ काम करने के लिए आई, उन्होंने सबसे पहले कहा कि तुम पहले भारत घूम कर देखो और भारत घूमो और तब तुम निश्चय करो कि तुम भारत में रहोगे या नहीं रहोगे। तो बिहार की जो स्थिति थी, इतिहास तो इसका बहुत ही गौरवमय, इतिहास में तो एक से एक शिक्षा का विभाग हो या जो भी विभाग हो, राजनीति का विभाग हो, हर चीज में भी, सबको मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, संक्षेप में कहती हूँ, वो सब हम जानते हैं और हम सब गौरवान्वित होते हैं कि हम कहाँ से हैं, हम बिहार से हैं। लेकिन समय समय पर बातें फिर खत्म हो जाती है और जैसा मैंने कहा कि फिर से उसको उभारना पड़ता है। तो गांधी का वहां जाना और गांधी का उन सब लोगों से, हमारे उस समय के जो वरिष्ठ जन थे, चाहे ज्यादातर तो वकील ही थे, प्रोफेसर थे, उन लोगों से मिलना जो पढ़े लिखे लोग थे, और वे पढ़े लिखे लोग भी, मैं समझती हूँ कि उस समय तक चंपारण को, चंपारण की गलियों को, चंपारण की गंदगी को, चंपारण की गरीबी को नहीं देखा हो। लेकिन केवल चंपारण ऐसा नहीं, मैं समझती हूँ कि सारे बिहार में कुछ ऐसे जिलों में सब पिछड़े होंगे, शहर की स्थिति थोड़ी अलग होगी। इसलिए गांधी को चंपारण लाना और उनको यह दिखा करके उनके यश में वृद्धि करना, उनके ज्ञान में वृद्धि करना और उनको एक संदेश देना कि अब इन लोगों के लिए काम करना होगा। और जहां जहां भी दूसरे जिलों में, दूसरे भारत के दूसरे जगहों में जहां प्रताड़ना बहुत हो रही है, उसके बाद से वो गए हैं, उन विषयों को उठाया है, लिया है। लेकिन प्रथम शिक्षा जो कही जाएगी, प्राथमिक शिक्षा इस मायने में उनको यही मिली जिसमें अहिंसा भी है, सत्य को भी दर्शन हुआ, सारा दर्शन हुआ। एक प्रसंग है जो मैं महिलाओं के बीच में मैं बराबर कहती रही हूँ कि वो, उनको जब गरीब महिलाएं दिखी, और एक प्रसंग में कि जो गरीब महिलाएं हैं उन एक ही साड़ी पहन के बार बार आती थी, तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा, कस्तूरबा ने उस महिला को कहा कि तुम एक ही साड़ी इतनी गंदी हो गई, फट गई, वही पहन के क्यों आती हो? लेकिन वो भी बहुत होशियार महिला थी, जब पढ़ने पर लगता है कि कितनी होशियार होगी। और उन्होंने कहा, कस्तूरबा को कहा कि आप माता जी हमारे यहाँ चलिए, मेरे घर को देखिए। और उस घर में जो भी टूटा फूटा जो भी झोपड़ी रही होगी, उसने दिखाया कि ये साड़ी के अलावे मेरे पास एक भी कोई साड़ी नहीं, कुछ नहीं है।
तो सारा देखने के बाद भी एक लोग कहते हैं कि गांधी को इस बात का बहुत ये लगा कि मैं इतने कपड़े इतने सारा पहनता हूँ, नहीं पहनूंगा, लोगों भारत में तो लोगों के पास कपड़े ही नहीं है पूरे। तो बहुत चीजों की वहां उनको जानकारी थी, बच्चों की कोई शिक्षा का कोई, उन्होंने विद्यालय सारे खोले, माने समाज सेवा का कार्य उन्होंने करना शुरू कर दिया। और मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, सबसे पहले स्वच्छता की जरूरत है। तो कैसे लोग स्वच्छ रहे और कैसे शिक्षित बने, वो सारे विषय भी उन्होंने वहां से उठाया और उसका फिर बाहर उन्होंने बाद में भी प्रयोग किया। कितने विद्यालय खोले, कितने आश्रम बनाए सारे। तो मुझे लगता है कि वहां जाने के बाद वहां काफी दिन रुक गए तो एक तो उपलब्धि हुई कि हराया जा सकता है, असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश को हराया जा सकता है। एक ही कानून को तो वापस लिया, लेकिन वापस तो गया, तो एक आत्मविश्वास उनको भी आया और जनता को। लेकिन एक बात और है, उस समय वहां भी कांग्रेस का तो जन्म हो चुका था, लेकिन कांग्रेस का नाम कोई नहीं जाता। और गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि हमने कहा कि भाई कांग्रेस का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना काम करिए, अपने तरह से जुड़िए, और उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। उन्होंने ये भी बात कही। तो स्वयं एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को साउथ अफ्रीका में पहचान मिल गई थी और उसके पहले का उनका जीवन तो बहुत कुछ दिखाया है, जिस प्रकार का उनका जीवन है, सादगी का और ब्रह्मचर्य धारण करने का और बहुत कुछ चीजें हैं। तो उस वैसे व्यक्तित्व को चंपारण ने, बिहार की भूमि ने एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास दिया, अहिंसा और सत्य की तरफ प्रेरित किया। और उन्होंने बिहारियों को क्या क्या दिया, वो बिहार के बारे में वो लिखते हैं कि बिहारी इन्होंने ब्रजकिशोर बाबू को देख के, नहीं क्या नाम है उनका, शुक्ला जी को देखकर, बहुत राजकुमार शुक्ला जी को देखकर बहुत, वही तो उनको ले आए थे जैसी बात आ गई। तो उन्होंने कहा कि बिहार वासी की नम्रता, सादगी, भलमनसी, असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से छलक। अब बिहार वासियों को ये तो सुनाओ, दिखाओ, सब जगह लिखाओ स्वाभिमान की हमारे बिहारियों को क्या कहा। और आज ये भी वर्तमान है, आज भी उन्होंने बाद में कहा कि जीवन भर मैं स्नेह की गांठ में बंध गया। आज भी मैं बताऊं आपको भी अनुभव आता है, बड़े बड़े दूसरे राज्य की महिलाओं से मिलने का मौका मिलता है। वो महिलाएं जो फर्स्ट सेक्रेटरी हुए थे बाबू के, उनकी भी पत्नी है, वो मुझे कहने लिया, फर्स्ट नहीं 3-4 इसके बाद रहे होंगे, उनके फादर इन लॉ थे। तो उसने कहा मुझे, अभी यहाँ है, बहुत अच्छा डांसर है, डांस सिखाती है, कि बिहार ले चलो मुझे, जी मुझे बिहार जाने का मन। अब उस समय का बिहार क्या रहा होगा, उस समय के बिल्डिंग और रोड और गंगा का के ऊपर पुल ये तो आकर्षित नहीं करता। आत्मीयता, मनुष्य का स्वभाव जो जोड़ लेता है, अपने को अपना बना लेता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बिहार को आज भी स्मरण करते हैं, जो थोड़े दिन भी बिहार में रहकर आ जाते हैं। यही बात गांधी ने उस समय कही और उस समय कहा और बड़े खुश हुए। और इसलिए बिहार में उनका मत था, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं। अभी यहाँ से मैं जाऊं नहीं ज्यादा विद्यालय, लेकिन उनके जैसा अलका ने कहा कि नियति में तो और कुछ नियति ने लिख रखा था, पूरे भारत को स्वतंत्र करवाना था, बहुत सारे पुनः भारतीयता की ओर ले जाना था भारत को, उन्होंने शुरुआत की। और आज जो कोरोना काल है, तो कोरोना काल में किस तरह से ये बहुत ज्यादा रेलिवेंस हो गए, रेलिवेंस इनका हो गया है, तो आप समझ ही सकते हैं। स्वदेशी की बात करिए, बकरी के दूध की बात करिए, उनके जीवन में जो कुछ था, सादा भोजन की बात करिए, अहिंसा की, हर चीज से बहुत कुछ लग रहा है कि आज का काल जो है कोरोना का, मैं तो बार बार कहती हूँ, ये वरदान भी साबित होगा। बहुत चीज में हमें पुनः भारतीयता की ओर ले जाने का ऐसा संदेश कोरोना भी दिया है। और ये हमारे अंदर है, चूंकि हम सब जानते रहे, इसमें योग है, आयुर्वेद है, सब के साथ हम पीछे फिर जाएंगे, फिर उन सब चीज को ऐसा लाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और मुझे भी ऐसा लगता है। तो इसमें भी गांधी का बहुत बड़ा है। गांधी को जब हम याद करते हैं तो ग्रामीण जीवन में जिस तरह से गाय है या बकरी है और सारी चीजें हैं, सब चीजों को अपनाए हुए थे,
तो एक आदर्श जब उनके सामने हम रखते हैं तो उन बातों को भी याद करते हैं। स्वदेशी को जब कोई भी कहेगा तो स्वदेशी उनसे उनके द्वारा ही याद किया जाएगा। जी बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से आपने बताया। अलका जी, मैं आपके पास आता हूँ। आज आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनने का के नारे दिए जा रहे हैं। स्वच्छता की बात लाल किला से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। गांधी ने उस समय हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा था, स्वच्छता की बात कही थी। आप इस दोनों चीजों को कैसे जोड़कर देखती हैं? उस समय गांधी जब आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहे थे तो घर घर चरखा आ गया, उसको लोगों ने कितना अपनाया। स्वच्छता की बात की थी उन्होंने, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इन दोनों विषयों को जोड़कर आप कैसे देखती? जी नीरज जी, अभी जो पिछली मन की बात थी, रविवार को जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी, उसमें भी उन्होंने ये वाली बात बहुत जोर देकर कही कि अगर गांधी के आत्मनिर्भर का जो उनकी जो परिकल्पना थी आत्मनिर्भर भारत की, उसे अगर हमने उसी समय मान लिया होता, उस समय की जो सत्ता थी, अगर उसने गांधी के आत्मनिर्भर को, ग्राम स्वराज को और स्वच्छता को, इन सब चीजों को अगर उस समय की सरकार ने अगर उसको आत्मसात किया होता, अगर इस देश को दिया होता, तो निश्चित रूप से आज जो हम हर चीज के लिए, ये जो अभी मैडम ने भी कहा कि जो कोरोना चल रहा है, उसमें भी वो लोग ज्यादा इससे परेशान हो रहे हैं जिनके जीवन जीने का तरीका, जिनका सलीका बदल गया है, बहुत ज्यादा जो वेस्टर्नाइज हो गया है। मतलब कहने का कि ये सब चीजें जो गांधी जी ने स्वच्छता की जैसे बात की, आज कोरोना में क्या हो रहा है, हम कहीं से आ रहे हैं, जो कपड़े पहन के आ रहे हैं उनको उसी समय धो दीजिए, फिर आप दूसरे कपड़े पहन लीजिए, स्नान कीजिए, चप्पल जूतों को बाहर रखिए। ये सब चीजें कोई नई नहीं है। ये जो आज जो गाइडलाइंस और नॉर्म्स जो हमें बताए जा रहे हैं या जो लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चीजें नई नहीं है। आप खुद अपने बचपन का याद कीजिए, मम्मी कहती थी कि नहीं, अब खेल करके आ गए हो, चप्पल जूते बाहर और आराम से हाथ पैर मुंह धो करके बैठो और पढ़ने बैठ जाओ, पूजा करो, पढ़ने बैठ जाओ। तो ये हमारे घर की ये जो स्वच्छता की बात जो महात्मा गांधी जी ने की, ये उस समय भी थी और ये चल रहा है। मतलब ये आदिकाल से, अनादिकाल से चल रहा है कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है वो उसके कारण भी हो रही हैं। कोरोना में एक और अच्छी बात ये हो गई है कि वो बीमारियां अब कोरोना के अलावा बहुत कम बीमारियां लोगों को हो रही हैं। जो कई तरह की बीमारियां लोग परेशान रहते थे और उनको परेशान करती थी, वो चीजें नहीं हो रही हैं। और जहां तक आत्मनिर्भर की बात है, तो आप ये देखिए कि अगर आपका जैसे पहले जो बार्टर सिस्टम था कि आपके यहाँ मक्का हुआ, उसके यहाँ कोई सामान है तो आपने उसको एक्सचेंज कर लिया, मैंने उसको वो दे दिया, उसने आपको सामान दे दिया। तो भारत की जब जनसंख्या आज के समय में अगर देखिए 135 करोड़ की जब हम बात करते हैं, तो आप खुद देखिए कि पूरा विश्व जो है वो मंदी से जूझ रहा है। या आप 2008-9 की मंदी को देखिए, उस समय पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा था, अमेरिका मंदी से, सब लोग अमेरिका, यूरोप सब जूझ रहे थे, लेकिन भारत में फिर भी उस तरह की चीज नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि इसकी अपनी जो जनसंख्या है और अपनी जो इसकी आपस में जो, मतलब हमारे पास तो इतने लोग हैं कि आपको ना वर्कर की कमी, ना श्रमिक की कमी महसूस होगी। आपके पास यंग पॉपुलेशन है, युवा आपके पास, उसका प्रतिशत जो है वो ज्यादा है। तो इन सब चीजों के लिए अगर हमने उस समय आत्मनिर्भर, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोरोना ही अगर आत्मनिर्भरता को लेकर के दोबारा से आ गया है, समझ लीजिए जैसा कि मैडम ने भी कहा कि ये अभिशाप तो जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये एक वरदान भी हुआ है। मतलब हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड की जब हम बात करेंगे, तो कोरोना काल से पहले क्या स्थिति थी और कोरोना काल के बाद आपने क्या क्या चीजें, और हम तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि जो ज्ञान आपको गीता नहीं दे पाया, नहीं समझा पाया कि ये मोह माया और बहुत सी चीजें, वो आपको ये कोरोना सिखा करके जा रहा है। वो आपको आत्मनिर्भर बना के जा रहा है कि अगर आप अकेले घर में हैं, आपको अगर खाना बनाना, भोजन पकाना नहीं आता है, तो इस कोरोना काल में जो व्यक्ति अकेला रह गया, कहीं अगर गया होगा, अकेला रह गया, तो उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ बनाना आ गया है। महिलाएं मास्क बना रही हैं, ये सब चीजें तो होती थी ना, लेकिन धीरे धीरे आपके कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके टेलीविजन ने, आपकी बहुत सी चीजों ने जो इन सब चीजों को हटा दिया है। जितनी अच्छी बातें थी, जो आपको मजबूत करती थी, जो आपको सबल करती थी, जो आपका व्यक्तित्व बनाती थी,
जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखती थी, उन सब चीजों को तोड़ने की कोशिश की गई निश्चित रूप से। और इसको इसको सोचने और समझने की जरूरत है। जो हमारा गौरव था, हम जब बिहार की बात करते हैं, गांधी जी को जोड़ करके ये करते हैं, तो वो तो एक तरह से देखा जाए तो शुक्ल जी जो थे ना, वो गंगोत्री भागीरथ थे। तो वो गंगोत्री जो है वो गंगा कैसे बनी? हम तो ये कहेंगे कि वहां से जो गंगोत्री से जो शुरुआत हुई, चंपारण अगर हम उसको कहें, तो बाद में वो गंगा बनी, वो स्वतंत्रता की गंगा बनी, वो आजादी की गंगा बनी, वो असहयोग की गंगा बनी, वो आपके सत्याग्रह की गंगा बनी। और गांधी जी ने बहुत अच्छे से कहा था कि मैं बिल्कुल इसको पूरे तौर पे कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर मुट्ठी भर लोग, ज्यादा नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, अगर मुट्ठी भर लोग संकल्पित हो जाएं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे आपके स्वच्छता की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, कोई भी आंदोलन हो, बस मुट्ठी भर लोग, क्योंकि जब मुट्ठी बंधती है ना तो बड़ी ताकतवर होती है, तो मुट्ठी भर लोग एक मानस के, एक चित्त के दृढ़ संकल्पित हो जाए, कोई भी लक्ष्य जो है वो दूर नहीं है। मोदी जी ने भी अपने पीछे अपने संबोधन, अपने भाषण में कहा था कि बिहार को तो इतना गर्व होना चाहिए जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। विनोबा भावे, कृषि से संबंधित भूदान भी उन्होंने वहीं से शुरू किया। उसके बाद जेपी मूवमेंट, जो अगर हम आज की बात करें, जो हम लोग सुनते हैं, वो जो है, ये सारी चीजें जब बिहार ने दी, और गांधी जी की ही बात क्यों, हम तो ये कहते हैं, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि जो यहाँ के लोग हैं, उनका वो रोड देखने के लिए, वो जो अभी जो जिन नृत्यांगना की बात कर रही हैं, वो रोड देखने के लिए वहां की बिल्डिंग्स और वहां की इन सब से तो प्रभावित नहीं हुई होगी। तो आखिर वो जो संबंधों की उष्णता होती है, संबंधों में जो एक गर्मी होती है, तो वो चीज होती है जो आपको कनेक्ट करती है, जो आपके चित्त को चित्त से, मन को मन से जोड़ती है। तो ये जो गांधी जी की भी अगर हम बात करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा बात है कि आप कनेक्ट होइए। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो उन्होंने कहा ना, सत्याग्रह जो है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वो मृत्यु नहीं है, उसको मृत्यु मत मानिए। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु जो है वो आपके बीज का काम कर रही है, और वो आपके उस चीज को जिंदा रखेगी। आपको याद आएगा कि अच्छा, उसने अपनी जान इस चीज के लिए गंवाई थी, तो आप में निश्चित रूप से ये आएगा कि नहीं, उसका बलिदान या उसका जो समर्पण है या उसकी जो मौत है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, और आपको वो चीज एक ऊर्जा से भर देती है। तो ये तो बिना हिंसा के युद्ध हुआ। और जो आत्मनिर्भरता की बात है, उन्होंने यही, वो जो गांव-गांव जाकर के, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि स्कूल को खोलना या लोगों से मिलना, या और कैसे कर सकते हैं, हर गांव की, हर जिले की, अभी जो हम लोग ये इस सरकार में भी जो बात हो रही है कि आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, वोकल फॉर लोकल की जो बात हो रही है, कि आप वोकल बनिए अपने लोकल के प्रति। हमारे सिवान में अगर कोई ऐसी चीज है जो दुनिया जान सकती है, दुनिया देख सकती है, वो दिखाइए, समझाइए। हमारे बिहार में पर्यटन के नाम पे, अगर आत्मनिर्भरता की जहां तक बात है, यहाँ पे तो पर्यटन की इतनी अथाह संभावना है कि आप लोग कहीं और जाना छोड़ देंगे, लेकिन क्यों नहीं लोग आ पाते हैं? जो देश, मैं तो सब जगह जब कभी बात होती है तो ये जरूर कहती हूँ कि गांधी को ही गांधी नहीं बनाया, हमारे यहाँ के लोगों ने दुनिया में राष्ट्र बनाए हैं, दुनिया को देश दिए हैं। तो जिसमें इतनी जीवटता हो, इतनी ऊर्जा हो, सोचिए ना, जो 1100 किलोमीटर या मतलब हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल करके अगर जो आदमी अपने घर पहुंच सकता है, उसकी जीवटता को जरा आंक करके देखिए कि क्या जीवटता है। क्या हमें आत्मनिर्भर, बिल्कुल, बिहार के जज्बे को मैं उस समय से देख रहा हूं और आज भी देख रहा हूं। माननीय के पास फिर से पहुंचना चाहता हूं। जिस तरह से आत्मनिर्भरता की बात गांधी करते थे, स्वच्छता की बात करते थे, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को भारत की कई सरकारें आई गईं, लेकिन वर्तमान सरकार उन आदर्शों को, उन मूल्यों को लेकर चलते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आदर्शों को लेकर चल रहे हैं। आप विस्तार से बताएं कि और क्या क्या हो रहा है उनके आदर्शों को लेकर चलने में, यह सरकार कहां तक आगे बढ़ी है और आगे क्या संभावनाएं? देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रशिक्षण जहां हुआ, जिस विद्यालय में वो पढ़े, जिस विचारधारा में उन्होंने डुबकी लगाई है, उस विचारधारा का ये संदेश रहा है शुरू से, पुरानी नींव नया निर्माण।
नींव पुरानी हमारी रहेगी। हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में, हमारे सारे वेद पुराण में जीवन जीने की कला बताई गई। वो केवल धूप दीप दिखाने के लिए रामायण और महाभारत नहीं है, वेद और पुराण में धूप दिखाने के लिए नहीं है, वो जीवन जीने की कला दिखाई गई है। संपूर्ण जीवन, समग्र जीवन कैसे जिया जाए। तो जो ये है, उनके जो सब संगी साथी हैं, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी टीम है इतनी बड़ी दुनिया में, अब तो सारे भारत में और भारत के बाहर भी सब साथ हो गए। तो ये सब एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन सारी चीजों को ला रहे हैं जो आज वर्तमान में आवश्यक है। और वो हमारे इतिहास में था। स्वच्छता की जब वो घोषणा कर रहे थे, तो मैं भी टेलीविजन पर बैठी हुई सुन रही थी। पहला नाम उन्होंने मेरा ही लिया। उनकी दूत जो 9 दूत बने, उसको पहला नाम मृदुला सिन्हा का। मैं बाद में बहुत विचार करने लगी कि क्यों मेरा नाम कैसे पड़ला हुआ। फिर मेरे मन में यही बात आई कि पिछले 30-40 वर्षों से जब कोई इनोवेटिव कार्यक्रम मेरे ध्यान में आता था, मैं संगठन से जुड़ी हुई थी, ऑल इंडिया के संगठन से जुड़ती थी, तो मैं या अटल बिहारी वाजपेयी से, नरेंद्र मोदी से बात करती थी। और बराबर हम लोगों की बात होती थी। वो गुजरात और दिल्ली का फर्क में हमेशा बात करती थी। ऐसा मेरे मन में प्रोग्राम कार्यक्रम आया है, क्या करूं। उनको कुछ बताना होता तो बताते थे। कहने का अभिप्राय कि सब हम लोग एक राह के राही, एक ही विद्यालय में हमारी पढ़ाई हुई है, एक ही विचारधारा में पले हैं। तो सबसे पहले ये चिंतन मनन करना, राष्ट्र कोई प्रधानमंत्री वो अचानक नहीं बन गया। मैं बार बार कहती हूँ कि उस कुर्सी पर बैठने की उन्होंने तैयारी की है। चिंतन मनन कैसा होगा भारत का की आर्थिक नीति कैसी होगी, भारत की सामाजिक नीति कैसी होगी, भारत की शिक्षा नीति कैसी होगी, भारत के सैनिक कैसे, सब कुछ। भारत में मुस्लिम महिलाएं कैसी होंगी, वो क्यों 3 तलाक से मारी जाएंगी, सारा इस तो हमने बहुत पहले, मैंने प्रयोग किया था, बहुत पहले अध्ययन किया। तो कहने का अभिप्राय, जो आप कभी शिक्षा की बात ले रहे हैं या स्वच्छता की बात ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो हर जीवन में कैसे उन्नयन हो, उधर हर तरह से काम होता है। अब मैंने एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग मैंने किया कि मैं मलयालम और हिंदी, मलयालम हिंदी बहनी बहनी, कोंकणी मलयालम बहनी बहनी। और बाद में मुझे लोगों ने कहा तो श्रेष्ठ भारत, एक भारत का कार्यक्रम आपने किया। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम मैंने गोवा में लिया। आपको बताना चाहूंगी संक्षेप में थोड़ा थोड़ा, कि जब ये गांधी का चला, कि गांधी का 150वीं वर्ष का सारा प्रोग्राम चलेगा वर्ष भर, तो मैंने सबसे पहले सरकार को बुलाकर स्वयं लिख करके दिया कि समग्र भारत का कैसे काम, समग्र गांधी कैसे चलाओगे कार्यक्रम। तो मैं तो राज्यपाल थी, लेकिन सारे प्रोग्राम जो मैंने लिख के दिया, गोवा में समग्र गांधी को साल भर वैसे ही प्रोग्राम चलाएगा। लेकिन मैंने साथ साथ एक कार्यक्रम किया, यूनिवर्सिटी में दिया, कभी भी कहीं भी चलाया जा सकता है। मैंने विद्यार्थियों के लिए दिया कार्यक्रम कि जानो गांधी मानो गांधी, गांधी को जानो, गांधी को मानो। और जानने में मैंने दिया कि एक तो सबसे पहले मैंने पता लगाया कि सत्य के प्रयोग कोंकणी इंग्लिश में अनुदित है कि नहीं। इंग्लिश में तो है, कोंकणी में भी अनुदित है पहले से। मैंने कहा नहीं तो फिर इसका अनुवाद करवाइए, सबको पढ़ाई। और फिर आपस में बैठकर, और अकेले में पहले तो ये चिंतन करो, गांधी का समय अलग था और तुम्हारा समय अलग है, लेकिन बहुत चीजों में आज का समय भी वैसा ही समय। तो आप मानो गांधी में आप किस तरह से उनके किस विचार को लेकर कैसे चलो, ये सारा कार्यक्रम हमने करवाया, उसकी सारी रिपोर्ट लिखी। फिर हमने एक प्रोग्राम दिया, सेवा एक अनुभूति, सेवा की अनुभूति करो। जाओ वृद्धाश्रम में, बच्चों को भेजिए, वो वहां जाएंगे, वो वृद्धों से मिलेंगे। ऐसे बच्चों जो जहाँ विकलांग बच्चे हैं वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, वो जा के एक दिन बैठेंगे, 1 घंटा के लिए। बाद में उनसे पूछिए कि सचमुच तुम्हारा मन करता है कि नहीं कि हम वहां जाएं। पढ़ाई लिखाई यही नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया वही पढ़ाई होती है।
हमने गोवा में बहुत कुछ इस सब को बदलने की कोशिश की, और ये कार्यक्रम बच्चों ने बहुत बढ़िया से, जो बीए के छात्र थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उन्होंने इसको पूरा किया, सबका रिपोर्ट निकाला। तो गांधी को यदि हम समझते हैं और समझने की कोशिश, अभी बहुत गांधी का साल भर में कार्यक्रम हुए हैं, तो इसके साथ साथ ये भी जानकारी हो जाती है कि भारतीय संस्कृति कैसी रही, भारतीय खान पान कैसा रहा, भारतीय पहनावा, ये सारी बातें सब साथ चली आती। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब छोटी थी तो मेरे गांव में चरखा आया था। मैं तो 8 साल की उम्र से हॉस्टल में पढ़ने लगी, तो चरखा आया था, अंबर चरखा। तो अंबर चरखा सब आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, अंबर चरखा सब लड़कियां महिलाएं सीख रही। मैं जाती थी, मेरे बाबूजी कहते तुमको नहीं चल। जब मेरा विवाह हुआ और उस मेरी मित्र थी, उसका भी विवाह हुआ, तो बैलगाड़ी पर अंबर चरखा रख के उसको ससुराल में दहेज में गया। और मेरे साथ तो अंबर चरखा नहीं गया, मेरे साथ कलम गई और कुछ किताबें गई। अब मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं अपने कलम के द्वारा लिख करके कुछ पैसे कमाती हूँ, और मेरी जो बुधिया दोस्त थी वो अंबर चरखा चलाती है और घर भर का कपड़े का काम करती है। तो आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल जब मैं समाज कल्याण बोर्ड पे थी, इतने सारे काम किए, इतना सारे देश में लिखा दिया, हुनर हो हर हाथ में, हुनर हो हर हाथ में, दिल में प्रेम का भाव, भेद मिटे हर द्वार से, जग में आए संभाव। दूसरा था, बहुत खूब। जब आया हाथों में हुनर, फुलसा हिया रंगई चुनर। रंगई चुनर का अभिप्राय है कि आर्थिक स्थिति से हमने अपने बचपन में देखा है, जवानी में भी देखा है, तब देखा है कि घर में 1-2-3 महिलाएं चरखा चलाती थी, और उससे सारा ये दिवाली के समय खादी के कपड़े सब आ जाते थे, रजाई आ जाती थी, कपड़े आ जाते थे। तो आत्मनिर्भर एक परिवार कैसे हो सकता है, उसके लिए वो आज समय नहीं है। मैंने प्रोग्राम बना के दिया है, पहले भी दिया था, उसका पायलट प्रोजेक्ट की तरह करवाया कि एक परिवार 5 पेड़ लगाने से एक परिवार 5 साल के बाद कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। हमने इसका प्रयोग किया, हिमाचल में दिखाया 3-4। तो आज की आवश्यकता क्या है, और आज की हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमारे उस समय से जो गांधी ने प्रयोग किया, और गांधी ने सब कुछ भारतीय संस्कृति के अनुसार ही प्रयोग किया, हम आज के इसमें कैसे दे सकते। जैसे कोई बहुत सुगृहिणी बनना चाहती है, मेरी सास भी थी, तो सास सिर पर पल्लू लेके ही चलती थी, हम सिर पर पल्लू नहीं लेते हैं। हमारी पोती लोग जींस पहनती है। वो सब बदलाव भी कोई बेकार नहीं है, वो बदलाव होता है, होने रहना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर तो वही बात होती है। जैसे मातृत्व है तो अंदर अंदर सबका मातृत्व का भाव आज भी वही है, और आगे आने में तो प्रकृति की देन। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अच्छा किया, उन्होंने चलाया है, और इसको लोगों ने बहुत लिखा भी है इस पे, लोग इसको समझ रहे हैं। गांधी ने भी एक परिवार आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, इसको उन्होंने सारे देश में फैलाया था, चरखा चलाया था, और चरखे के साथ उनको बहुत खुशी हुई थी। उसकी एक अलग कहानी है जो कैसे कैसे चरखा खोजा, गंगाबाई के घर से चरखा निकल के आया। तो सब लोग, हम लोगों ने राजेंद्र बाबू को भी चरखा चलाते हुए देखा। गोवा के राजभवन में गांधी की एक भी मूर्ति नहीं थी। मैं जब 7 एकड़ की जमीन में घूम के आई तो गांधी नहीं थी। मैंने कहा ऐसे कैसे, तो 2 अक्टूबर को गांधी की प्रतिमा लगाकर उनका उद्घाटन करके आई। तो जहां भी जो जिस तरह से हो सकता है, वहां पे मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दिलवाई, चरखा चलवाया। चरखा चलाना, वहां कोई चरखा देखा नहीं था गोवा में आज तक। गांधी का प्रभाव वहां उतना चर्चा में गांधी थे भी नहीं। तो लगातार गांधी, गिरिराज सिंह मंत्री थे, उनके द्वारा ऑफिसर्स को बुला करके ये सब काम सारे गोवा में करवाया मैंने। और मैंने कहा कि इससे घर बैठे 10,000 11,000 की आमदनी हो जाएगी। तो गांधी को जीने के लिए, गांधी को स्मरण करते हुए हम मानो गांधी, हम किस तरह उसको माने, आज की वर्तमान परिस्थिति में माने उसको, और राष्ट्र को जिस तरह गांधी चाहते थे ऊंचा ले जाए, स्वतंत्रता उन्होंने दिला दी। और विकास के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी ऐसा विकास, और ऐसा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हम, सबसे पहले मैंने
स्वच्छता अभियान का जब मुझे बनाया गया, 2 किताबें लिखी, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में, और उसमें हमने कहा कि हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। बिना पैर धोए माँ बिछावन पे नहीं जाने देती थी, बिना हाथ धोए माँ खाना नहीं देती थी। आज जब कहा जाता है कि 20 सेकंड के लिए हाथ मलिए, मैं गांव में चली जाती, हमारे गांव में लोटा लेके लोग शौचालय जाते थे और पीली मिट्टी एक किनारे रखी रहती थी, उससे वो आधा घंटा मलते थे, लोटा भी अपना हाथ दोनों चमक जाता था। और ये जो दूरियां मेंटेन करने के लिए कहते हैं, ये दूरियां हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे, जो भी ऐसे चेचक है, मलेरिया है, ऐसे बीमारी हो जाए तो सब बच्चे को अलग रखते थे, बीमार होता था क्वारंटाइन में चले जाते थे। सब कुछ वही हो रहा है, बहुत कुछ वैसा हो रहा है और उसको सब लोग मान रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है जो हम गांधी को भी स्मरण कर रहे हैं, भारतवर्ष के इतिहास को भी स्मरण कर रहे हैं, अपने दादा दादी को भी स्मरण कर रहे हैं, और करते करते भारत को ऊंचा उठाने का, इसके उन्नयन का सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये कोरोना, जैसा मैंने कहा कि कोरोना का ये तो बून इन डिस्गाइज, इसको हमको इस तरह से लेना चाहिए और इस तरह से अपनी बातों को और आगे बढ़ाना चाहिए और गांधी को भी आगे, उनके विचार को, उनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जी बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से आप समझाई हम लोगों को गांधी के बारे में, गांधी के विचारों के बारे में। आज की सरकार गांधी के आदर्शों को लेकर चल रही है। गांधी बिहार आए, महात्मा बने, बहुत ही लंबी चर्चा हम लोगों की हुई। आप लोगों ने बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आप दोनों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आशा रखते हैं कि नए विषय के साथ हम आप सबको फिर से आमंत्रित करें। जो लोग इस पटल पर हमारे साथ जी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा आभार।